हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक एप्साइट्स एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी को नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम एसपीएम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग का फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। के साथ फटाफट से जंप करते हैं कंटेंट्स की तरफ कि इस यूनिट के क्या क्या कंटेंट्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एसपीएम के बारे में, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बारे में। और जो हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है वो होगा रिस्क मैनेजमेंट एनालिसिस के बारे में। दोस्तों जो टॉपिक्स है वो कम है, लेकिन हाँ अंदर का जो कंटेंट है, जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो अपनी नोट्स हैं वो बनाते रहिए, साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, कीवर्ड्स पकड़िएगा, सो दैट आपको जो रिवाइज करने में मुश्किल ना हो ऑन द एग्जाम टाइम्स। चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट से। कि अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो उससे पहले हमारे ज़रूरी ये समझना है कि प्रोजेक्ट क्या होता है। तो प्रोजेक्ट असल में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ टास्क, कि हमें कैसे टास्क तक पहुंचना है, क्या अचीव करना है। ठीक है, सबसे पहले उसके अंदर स्कोप होता है कि क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है ये भी लिखा होता है, और किस क्या क्या चीज़ें हमें चाहिएंगी अचीव करने के लिए वो भी लिखा हुआ होता है। ओके, इसके अंदर हमें डिफाइन किया जाता है इनपुट्स को, आउटपुट्स को, जिससे हम अचीव कर सकते हैं गोल्स को। फिर उसके बाद ये वेरी करता है सिंपल टू डिफिकल्ट, मतलब कि हो सकता है कि कुछ काम ईजी हो, कुछ प्रोजेक्ट ईजी आ गए, कुछ प्रोजेक्ट डिफिकल्ट आ गए, तो ये वेरी करता है। ज़रूरी नहीं है कि सिंपल ही प्रोजेक्ट आएंगे हमेशा, या फिर मीडियम लेवल के आएंगे, या फिर डिफिकल्टी आएंगे। ये वेरी करता रहता है टाइम टू टाइम। ओके, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रोजेक्ट जो है वो एक ही एम्प्लॉय संभाल लेता है, या फिर कई सारे एम्प्लॉयज़ भी लग जाते हैं, तो ये वाली चीज़ भी हो सकती है। प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो अप्रूव किए जाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर टीम एग्जीक्यूटिव के द्वारा। ओके, चलिए फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, ये एक तरीके का डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन मतलब कि हम एक तरीके से बंध जाते हैं कि हमें एक डेडलाइन मिल जाती है, ड्यू डेट मिल जाती है कि इस ड्यू डेट तक तो हमें प्रोजेक्ट देना ही देना है, डिलीवर करना ही करना है। इसके अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्लानिंग आ गई, एग्जीक्यूशन आ गया, कंप्लीशन प्रोजेक्ट्स आ गए, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ये वाली सारी चीज़ें हो गई। डन टू डिलीवर प्रोजेक्ट ऑन टाइम विद इन बजट, और ये किया किस लिए जाता है, जिससे हम जो प्रोजेक्ट है ना वो टाइम पे दें और साथ ही साथ बजट के अंदर दें। इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट जो है वो लिखा जाता है, या फिर मैं कहूँ कि प्रिंट करवाया जाता है, बनाया जाता है, जिसके अंदर जो है कुछ चीज़ें लिखी हुई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट डेट हो गई, एंड डेट हो गई, रिक्वायरमेंट्स हो गई, रिसोर्सेज कौन कौन से लगेंगे, और भी कई सारी चीज़ें हो गई जो कि हमें चाहिए होती हैं प्रोजेक्ट के अंदर। और ये वेरी करता है। मान के चलिए एक प्रोजेक्ट के अंदर मुझे कुछ और डिफरेंट नीड्स हैं, हार्डवेयर भी चाहिए मुझे, और एक प्रोजेक्ट के अंदर मुझे हार्डवेयर की कोई नीड नहीं है ना, तो उसके अंदर भी अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट जो है वो वेरी करता है, डॉक्यूमेंट वेरी कर सकता है। फिर उसके बाद हमारा मेन टॉपिक जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और ये यूनिट का नाम भी है। और साथ ही साथ ये 2 मार्क्स में आया भी था, क्वेश्चन 21 से 22 जो है क्वेश्चन पेपर में आया था, और इस क्वेश्चन का नंबर था क्वेश्चन 1A। ठीक है, तो दोस्तों PYQs करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा। आप यही मान के चलिए कि जैसा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आया है उससे प्लस में ही आएगा, उससे डिफिकल्ट में ही आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। ये मत सोच के चलिएगा कि सेम लेवल या फिर इजी आएगा, हार्ड ही आएगा, फॉर श्योर हार्ड आएगा। ठीक है, तो इसलिए उसी हिसाब से आप अपनी मेहनत भी करते हुए चलिएगा। फिर उसके बाद चलिए बात करते हैं फटाफट से सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। तो दोस्तों ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, डिसिप्लिन था जिसके अंदर प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, कंप्लीशन करते हैं प्रोजेक्ट्स का, बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ होगी, बस इन द केस ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर हमारी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल आ जाती है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और वही सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो फटाफट से देखते हैं क्या होता है। आर्ट ऑफ डिसिप्लिन ऑफ प्लानिंग सुपरवाइजिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। इसके अंदर क्या होता है कि आर्ट होती है, डिसिप्लिन होता है कि हम प्लान कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, कंप्लीशन करना प्रोजेक्ट्स का, यही सुपरविजन के अंदर आता है। फिर उसके बाद है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान, इंप्लीमेंटेड, मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होते हैं उन्हें प्लान किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। कैसे कंट्रोल किया जाता है भैया, अब मान के चलो कि आपके मिनी प्रोजेक्ट्स होंगे या फिर मेजर प्रोजेक्ट्स होंगे, तो फिर आप सबसे पहले प्लान करते हो कि भैया हमें मिनी प्रोजेक्ट जो बनाना है वो किस चीज़ पे बनाना है। ठीक है, आप मान के चलो कि आपने एक गेम बनाना है, आपको टिक टैक टो जो है वो उसका आपने गेम बनाया, प्लान कर लिया कि अब मैं टिक टैक टो बनाऊंगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया। इंप्लीमेंट करने का मतलब क्या है कि आपने स्किल्स सीखी, फिर उसके बाद हार्डवेयर जो है उसको इकट्ठा किया, फिर उसके बाद आपने जो है कोडिंग चालू करी, और फाइनली जो है आपने जो टिक टैक टो है उसे बना लिया। ठीक है, बनाने के बाद आप उसे मॉनिटर करोगे। मॉनिटर करने का मतलब क्या है कि कई सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, सही से आउटपुट दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आप उसे कंट्रोल करोगे। कंट्रोल करने का मतलब है अगर कुछ गलती कर रहा है तो फिर आप उसे मैनेज करोगे, सही करोगे। ओके,
मैनेज, एलोकेट एंड टाइमिंग रिसोर्सेज टू डेवलप सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। और इसके अंदर हम मैनेज करते हैं, एलोकेट करते हैं, टाइमिंग रिसोर्स करते हैं टू डेवलप सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। अब इसका मतलब क्या है, मान के चलिए अब आपको टिक टैक टो गेम बनाना था। अब टिक टैक टो बनाने के लिए आपको रिसोर्सेज भी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको एक ऑफिस चाहिए, ऑफिस तो नहीं चाहिएगा, सिंपल सी बात है, आपको एक घर चाहिए, ठीक है, एक रूम चाहिए जिसके अंदर आप बैठ के बनाओगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए सो दैट कंप्यूटर के ऊपर आप काम कर सको, राइट। उसके अलावा आपको और क्या चाहिएगा, एक हार्डवेयर चाहिएगा, सिस्टम चाहिएगा, i5 i3 कुछ तो चाहिएगा। फिर उसके बाद आपको उसके अंदर सॉफ्टवेयर चाहिएगा, वो भी एक रिसोर्स हो गई। फिर उसके बाद एलोकेशन कैसे कैसे करना है कि मैं कितनी देर काम करूंगा, तू कितनी देर काम करेगा। 4 टीम मेंबर है मान के चलिए, तो फर्स्ट पर्सन कितना काम करेगा, सेकंड पर्सन कितना काम करेगा, थर्ड पर्सन कितना काम करेगा, फोर्थ पर्सन क्या काम करेगा और क्या क्या काम करेगा, कितना कितना भी और क्या क्या काम भी करेगा। तो ये एलोकेशन हो गई, क्योंकि एक कंपनी के लिए एक जो एम्प्लॉय होता है वो एक रिसोर्स की तरह ही देखा जाता है, एक एसेट की तरह देखा जाता है, ना कि एक ह्यूमन बीइंग की तरह देखा जाता है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद आता है प्री रिक्विसाइट ऑफ एसपीएम, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर प्री रिक्विसाइट के अंदर आप कह सकते हो कि एसपीएम के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारी मेजरली इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहला है टाइम, दूसरा है कॉस्ट, कॉस्ट के अंदर आप बजट भी कह सकते हो, फिर उसके बाद है क्वालिटी एंड लास्ट है स्कोप। ये 4 चीज़ें जो है एसपीएम को मैनेज, एसपीएम जो है जिसका मेन फोकस होता है वो एसपीएम का इन 4 चीज़ों के ऊपर होता है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक्स इन एसपीएम। कौन कौन सी डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स होती हैं। तो सबसे पहले होता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमारे जो रेस्ट्रिक्ट करते हैं नेगेटिव फीचर्स को। मान के चलिए कि मैंने एक फीचर डाला अपने एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन वो 2 चीज़ों को लेकर के डूब रहा है। जैसे ही मैं क्रॉस के बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तुरंत मेरा एप्लीकेशन जो है वो क्रैश हो जा रहा है। तो ये जो नेगेटिव फीचर्स होते हैं इनको क्लोज करने वाला जो काम होता है वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के अंदर किया जाता है। फिर उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट, जो कि आप ब्रीफ में भी पढ़ने वाले हो इसी यूनिट में, तो हम उसे आगे देखेंगे। फिर उसके बाद है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, मतलब कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल हार्डवेयर चाहिए, क्या क्या फीचर्स चाहिए, सारी चीज़ें। चेंज मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर बाई चांस हमें कोई फीचर चेंज करना है, कोई हार्डवेयर चेंज करना है कि नहीं इससे काम नहीं चल रहा और ज़्यादा हैवी हार्डवेयर चाहिए, तो वो आप चेंज मैनेजमेंट के अंदर लेके आ सकते हो। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इसके अंदर क्या होता है, मान के चलिए आपको विजुअल स्टूडियो कोड चाहिए या फिर एंड्रॉयड स्टूडियो चाहिए, तो उसके कुछ मान के चलिए आपकी कंपनी है तो परचेज करना पड़ेगा आपको सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो परचेज करते टाइम जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशंस लगेंगे वो सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं एसपीएम के अंदर। फिर उसके बाद रिलीज मैनेजमेंट, रिलीज मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि कई बार ना अपडेट्स जो होते हैं वो इशू किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं अपडेट्स को, है ना, तो वो भी मैनेजमेंट किया जाता है एसपीएम के अंदर ही, क्योंकि सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट्स तो आएंगे ही आएंगे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स क्या होते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें जो है अपने दिमाग में रखते हैं वाइल डूइंग एसपीएम। एसपीएम को करते समय हम क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखते हैं। तो सबसे पहले हम दिमाग में रखते हैं प्लानिंग, कि हमें किस तरीके से अपने गोल तक पहुंचना है, किस तरीके से हम पहुंच सकते हैं। फिर उसके बाद आता है लीडिंग। लीडिंग का मतलब क्या होता है कि हमारा एक टीम लीड होना चाहिए जो कि हमारे ऊपर ध्यान रखे कि जो काम है वो सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, जिस बंदे को जो काम दिया था वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है कि जो आपको टास्क दिया गया है आप उसे एग्जीक्यूट करो, आप वहां से आउटपुट निकाल के दो, ठीक है। फिर उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि अगर मान के चलो मैंने आपको एक टास्क दिया है एंड मैंने आपको दे दिए 2 दिन कि मुझे 2 दिन के अंदर ये वाला टास्क कंप्लीट चाहिए, ठीक है, तो आपको अपना टाइम इस तरीके से मैनेज करना है कि आप 2 दिन के अंदर डिलीवर कर दो, नहीं तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो जो शेड्यूल है वो ना वो लेट होता चला जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपका टास्क जो है वो 1 दिन लेट हुआ तो फिर जो प्रोजेक्ट है वो हो सकता है कि 2 दिन लेट हो जाए या फिर 1 हफ्ता लेट हो जाए, ओके। हो सकता है कि आपको एक इंपॉर्टेंट टास्क दे दिया हो एंड आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए, लेट हो गया, बस फिर हो गया प्रोजेक्ट का काम। फिर उसके बाद है बजट। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा एक प्रोजेक्ट में उतना ज़्यादा ही उसका बजट जो है वो कंज्यूम होता चला जाएगा, ओके। फॉर एग्जांपल आपके घर के अंदर मिस्त्री आए, मिस्त्री क्या होते हैं कि पर डे के हिसाब से या फिर पर मंथ के हिसाब से जो भी वेजेस ले रहे हैं, आपको तो वेजेस देने ही पड़ रहे हैं ना। एक कंपनी को जो है सैलरी तो टाइम टू टाइम देनी पड़ रही है, बिजली देनी पड़ रही है, एसी तो चल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज है वो तो कंज्यूम हो ही रहे हैं ना, टाइम टू टाइम डेली रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहे हैं। तो ये जो बजट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने प्रोजेक्ट ऑन टाइम डिलीवर कर दिया तो फिर आपको कंपनी को पैसा बचेगा, अगर बाई चांस ऑन टाइम नहीं दिया तो पैसा नहीं बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि टाइमली जो होती है हमारी बिल्डिंग को पैसा चाहिए होता है, बिल्डिंग को अपग्रेडेशन चाहिए होता है, या फिर जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके अंदर नए नए फीचर्स डाल दो जिससे जो हम कंपटीशन है वो लड़ सके मार्केट के अंदर। अगर हम कंपटीशन ही नहीं लड़ पाएंगे फिर तो हो गया ना मामला बेकार, हो सकता है कि दूसरी कंपनी आए और हमें टेक ओवर कर ले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम की बात करूंगा, अगर व्हाट्सएप जो है वो नए नए फीचर्स लेकर
करके नहीं आएगा तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि टेलीग्राम जो है व्हाट्सएप को टेक ओवर कर लेगा। टेलीग्राम के ज़्यादा यूज़र्स हो जाएंगे, व्हाट्सएप के कम यूज़र्स हो जाएंगे। तो इसलिए जो मेंटेनेंस है, अपग्रेडेशन है, इनोवेशन है, इन्वेंशन है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों यहाँ पे ना ये चीज़ें जैसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, तो आप कोशिश करना इन पॉइंट्स को जितना ज़्यादा आप इलेबोरेट करके लिख सको उतना ज़्यादा इलेबोरेट करके लिखना। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी है, नहीं तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है। और जितना ज़्यादा आप समझा सको उतना ज़्यादा समझाना, जितना ज़्यादा आप लिख सकते हो उतना ज़्यादा लिखना। जो एग्जामिनर है वो उससे आपसे उतना ही ज़्यादा जो है खुश हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डाउन साइड्स की। डाउन साइड्स के मतलब कि क्या क्या एसपीएम के नुकसान है। तो सबसे पहले है कॉस्ट आर हाई। जो इसकी कॉस्ट है वो हाई हो जाती है क्योंकि आपको एक प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, उसका भी एक टीम लीड चाहिए, उसके ऊपर भी हायर मैनेजमेंट होता है, तो हायरार्की जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग कैसे कि क्या क्या प्लानिंग है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं, क्या क्या एग्जीक्यूशन करना है, क्या बजट बनाना है, क्या टाइम मैनेजमेंट करना है, ये सारी चीज़ें जो होती है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है। फिर उसके बाद होता है कॉम्प्लेक्सिटी होती है। फिर उसके बाद है ओवर हेड इन कम्युनिकेशन। ओवरहेड का मतलब क्या है कि हो सकता है कि कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर ना हो। अगर टीम लीड जो है उसे अपनी बातों को सही से समझाना नहीं आता, फिर वो अपनी कंपनी को, अपनी जो टीम है उसको क्या समझाएगा, घंटा। तो इसलिए जो है कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हो सकता है कि अगर कम्युनिकेशन के अंदर गैप आया तो प्रोजेक्ट के अंदर भी गैप आ जाएगा। लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी का मतलब क्या है कि जो एसपीएम है ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पुराना कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी नई क्रिएटिविटी बिल्कुल भी किसी भी टाइप की नहीं है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एसपीएम के। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा मीटिंग ऑल प्रोजेक्ट गोल सक्सेसफुली, की जो भी हमारे प्रोजेक्ट के गोल्स हैं उन्हें हम सक्सेसफुली जो हैं वो मीट करें, मतलब कि मिलें। जो हमारे प्रोजेक्ट के गोल्स हैं उन्हें हम अचीव कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से। प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड सुपरविजन टू टीम। हम अपनी जो अपनी टीम है उसको गाइड कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं अच्छे से, जिससे वो हमें अचीव कर सके गोल को, साथ ही साथ कॉस्ट हमारी कम रहे। दोस्तों इसके अंदर ना कुछ कीवर्ड्स है, वो कीवर्ड्स आपको हमेशा 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 याद रखने हैं। सबसे पहले इस पूरी यूनिट में, पूरे सिलेबस में मैंने वाली चीज़ देखी, पूरी के पूरे पाँचों के पाँचों यूनिट के अंदर आपका जो मेन जो सिनेरियो है ना वो है आपका टाइम के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर, टाइम के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, प्लानिंग वगैरह जो है वो यूनिट नंबर 1 एंड 3 इन सब में ज़्यादा है, लेकिन हाँ जो इसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट है ना वो टाइम मैनेजमेंट और बजट का है। इन दोनों के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और जितना ज़्यादा आप इन दोनों वर्ड्स को यूज़ करोगे उतना ज़्यादा ही आपको जो है वैल्यू बढ़ेगी उस कंटेंट की। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि सुपरविजन क्यों कर रहा है, वो सुपरविजन इसलिए कर रहा है जिससे टाइम जो है वो मैनेज हो पाए, जो कॉस्ट है वो कंपनी को कम पे करनी पड़े, है ना, सिंपल सी बात है। क्लियर कम्युनिकेशन और कोलैब। जो क्लियर कम्युनिकेशन है वो क्यों किया जाएगा, गोल तक पहुंचने के लिए, टास्क सही से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, हर एक पीछे रीजन समझो और फिर उसके बाद आप उसकी एक्सप्लेनेशन आराम से लिख सकते हो। ठीक है, फॉलोइंग सेफ्टी प्रोसेसेस एंड प्रोटोकॉल्स, मतलब कि जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं या फिर प्रोसेसेस है आप उन्हें फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ऑप्टिमाइज बजट एंड रिसोर्सेज। जो बजट है उसे ऑप्टिमाइज करो, कम से कम यूज करो, और रिसोर्सेज हैं उन्हें कम से कम यूज करो। रिव्यूइंग एंड कोर्स करेक्टिंग टाइमली। रिव्यूइंग का मतलब क्या है कि जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसे रिव्यू करो, उसके अंदर कोई बग तो नहीं है, कोई बैकडोर तो नहीं रह गया है, कोई इशू तो नहीं रह गया है, और उसके बाद जो है उसका कोर्स करेक्टिंग करो। कोर्स करेक्टिंग का मतलब क्या है कि जो गलती रह गई उसे ठीक करो और फिर उसके बाद दोबारा से जो है लाइफ साइकिल को चलाओ कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ठीक है या फिर नहीं है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एसपीएम प्लान, की एसपीएम जो है उसको प्लान किस तरीके से किया जाता है और क्या क्या स्ट्रक्चर होता है प्लानिंग करने का। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप एसपीएम को, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को प्लान करते हो तो उसका स्ट्रक्चरिंग कैसे करते हो वो देखते हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर हमारे आते हैं इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के अंदर होते हैं हमारे चार चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है ऑब्जेक्टिव्स। उसके अंदर आप ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हो कि क्या क्या चीजें हमें प्रोजेक्ट के अंदर अचीव करनी है। ठीक है, क्या क्या हमें प्रोजेक्ट के अंदर चाहिए। फिर उसके बाद है मेजर फंक्शंस। मेजर फंक्शंस का मतलब क्या है कि मेरे को एक ऐसा एप्लीकेशन चाहिए जो मेरे को मेरे दोस्तों की जो है वो चैट्स मेरे को भेज दे। ठीक है, तो ये मेजर फंक्शनिंग हो गई। परफॉर्मेंस इशू। परफॉर्मेंस इशू का मतलब क्या है कि क्या क्या चीज़ें परफॉर्मेंस इशू क्रिएट कर सकती हैं अगर लोअर हार्डवेयर के ऊपर डाल दिया तो। अगर मैंने उस सॉफ्टवेयर को, अगर मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो मान के चलिए कि i5 पे काम कर सकता है, ठीक है, लेकिन मैंने उसे डाल दिया कि पुराने किसी कोर पे डाल दिया। ठीक है, कोर प्रोसेसर आते थे पुराने, बहुत पुराने आते थे, उनके ऊपर मैंने डाल दिया, तो क्या परफॉर्मेंस इशू मेरे को देखने को मिलेंगे, रन करेगा नहीं करेगा, क्या बिहेवियर रहेगा, ये सारी चीज़ें।
मैनेजमेंट एंड टेक्निकल कॉन्स्टेंट्स, मैनेजमेंट एंड टेक्निकल कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है कि क्या क्या मैनेजमेंट का पार्ट होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए, और क्या क्या टेक्निकल कॉन्स्टेंट्स, क्या क्या मुझे टेक्नोलॉजी चाहिएगी, क्या मैं इस प्रोजेक्ट को कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या मेरे पास वो टीम है या नहीं है। मान के चलिए कि मेरे पास एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, फॉर एग्जाम्पल जावा का आया, लेकिन मेरी कंपनी डील करती है पाइथन में। अब अगर मैं टेक्निकल कॉन्स्टेंट्स की बात करूं तो मेरे पास जो इंप्लॉइज हैं, जो मेरी टीम है, वो सारी की सारी पाइथन पे ट्रेंड है, पाइथन के ऊपर काम करती है, क्या वो जावा के ऊपर काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो मुझे ये भी टेक्निकल कॉन्स्टेंट्स जो है वो ध्यान में रखने पड़ेंगे। अगर ये सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग है तो फिर मैं आगे की बात करूंगा, नहीं तो भैया यहीं से इंट्रोडक्शन ही टाटा बाय बाय वाला चीज़ हो जाएगी। ओके, चलिए फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा सेकंड स्ट्रक्चर का पार्ट, जिसका नाम है प्रोजेक्ट एस्टिमेट्स। प्रोजेक्ट एस्टिमेट्स के अंदर सबसे पहले हम हिस्टोरिकल डेटा यूज्ड। हिस्टोरिकल डेटा क्या होता है? हिस्टोरिकल डेटा होता है पुराना डेटा जो कि हमारी कंपनी ने स्टोर किया होगा अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट्स। अब हम क्या कर रहे हैं? एस्टिमेट कर रहे हैं। किस चीज़ का एस्टिमेट कर रहे हैं? दो चीज़ों का एस्टिमेशन होगा, सबसे पहला टाइम का और दूसरा किसका होगा? कॉस्ट का, पैसों का। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन की अगर बात हो तो पैसा और कॉस्ट, पैसा और टाइमिंग। तो इसके अंदर हम हिस्टोरिकल डेटा ये देखते हैं कि इस टाइप का प्रोजेक्ट अगर हमारे पास आया है पहले, तो उसके हमने कितने पैसे लिए हैं और कितना हमें उसे टाइम लगाए। अगर बाई चांस हमें हिस्टोरिकल डेटा मिल जाता है तो उस हिसाब से हम आगे का जो है बजट बना करके क्लाइंट को दे देंगे। अगर बाई चांस ऐसा डेटा नहीं आया है, कोई बात नहीं, हम दोबारा से डेवलप करेंगे उस चीज़ को और फिर उसके बाद हम बजट बना देंगे। ठीक है, एस्टिमेशन टेक्निक, इसके अंदर हम एस्टिमेशन टेक्निक जो है उसका यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या क्या एस्टिमेट करते हैं? एफर्ट्स को, रिसोर्सेज को, कॉस्ट को, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को, ये सारी चीज़ें हम एस्टिमेट करते हैं। फिर उसके बाद हम आता है हमारा शेड्यूल। शेड्यूल के अंदर क्या होता है? वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि एक काम है, उसे 10 लोगों के बीच में डिवाइड कर दिया। किस तरीके से डिवाइड करना है, किसको कितना काम देना है, कितना नहीं देना है, क्या काम देना है, ये सारी चीज़ें जो है ब्रेक डाउन हो जाती हैं। टास्क नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन, नेटवर्क बनाया जाता है जो कि हम पढ़ेंगे आगे, तो उसके अंदर हम देखेंगे। फिर उसके बाद है गैंट चार्ट रिप्रेजेंटेशन। गैंट चार्ट बनाया जाता है और गैंट चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है जिसके अंदर सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, रिक्वायरमेंट्स हो गई, सारी चीज़ें जो है लिखी जाती हैं। फिर उसके बाद है पर्ट चार्ट रिप्रेजेंटेशन। पर्ट चार्ट होता है और एक होता है CMP चार्ट, वो भी आपके इसी सिलेबस के अंदर है, वो भी हम पढ़ेंगे और ये तो इंपॉर्टेंट भी है पर्ट चार्ट। ठीक है, गैंट चार्ट जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो एक सब्जेक्ट है उसके अंदर है, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर पर्ट चार्ट और CMP है। ठीक है, इजी है, बहुत प्यारा है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। फिर उसके बाद हमारा जो चौथा स्ट्रक्चर है वो है प्रोजेक्ट रिसोर्सेज का, और इसके अंदर क्या है कि पीपल किस तरीके से, कौन से लोग, कितने लोग हमें चाहिएंगे, ये सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की, कौन कौन से हार्डवेयर, क्या क्या सॉफ्टवेयर लगेंगे, ये चीज़ें देखी जाती हैं। स्पेशल रिसोर्सेज क्या क्या लगेंगी, फॉर एग्जांपल मुझे स्पेशल ग्राफिक्स कार्ड लगेंगे या जो भी लगेगा वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। मान के चलिए कि गेमिंग की मेरी कंपनी है, तो गेमिंग के अंदर तो मुझे स्पेशल रिसोर्सेज तो लगेंगे ही ना भाई, मोशन सेंसर्स लगेंगे और कई सारे सेंसर्स लगते हैं, है ना, तो ये स्पेशल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद है स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरीके से हमारे टीम का स्ट्रक्चर होना चाहिए, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग किस तरीके से होनी चाहिए, ये सब। फिर उसके बाद हमारा जो छठा है वो है रिस्क मैनेजमेंट प्लान, कि किस तरीके से हमें जो अगर रिस्क आ गया तो किस तरीके से एनालाइज करना है, किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से एस्टिमेट करना है, किस तरीके से हमें जो है एप्टेमेन प्रोसीजर्स। एप्टेमेन प्रोसीजर्स का मतलब क्या है कि किस तरीके से रिस्क से जो है वो निपटना है। ओके, सातवां जो है वो है प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल प्लान, की किस तरीके से हमें प्रोजेक्ट को जो है कंट्रोल करना है और ट्रैक करना है कि कितना पहुंचा कितना नहीं पहुंचा। फिर उसके बाद है मिसलेनियस प्लान्स। मिसलेनियस प्लान्स के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कई सारे प्लान्स हो सकते हैं जो कि हम इंक्लूड कर भी सकते हैं, नहीं भी, ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट। जैसे कि प्रोसेस टेलरिंग। प्रोसेस टेलरिंग, टेलर का काम क्या होता है? सिलना, काटना, है ना, तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम प्रोसेस को काटते हैं, शॉर्ट करते हैं प्रोसेस को और फिर उसके बाद जोड़ देते हैं। ठीक है, QA प्लान, QA प्लान मतलब क्वालिटी एश्योरेंस प्लान। फिर उसके बाद है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान। फिर उसके बाद है वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, सिस्टम टेस्टिंग प्लान, डिलीवरी इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस प्लान। ये सारे जो प्लान होते हैं मिसलेनियस प्लान्स होते हैं, क्योंकि ये वेरी करते हैं। अगर मान के चलो कि मेरा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मेरे को ज़रूरी नहीं है वैलिडेशन और वेरिफिकेशन की, तो मैं क्यों करवाऊंगा, है ना, तो ये प्लान्स जो है वो वेरिएबल हैं, करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद आती है एक्टिविटीज़, जो कि हमसे पूछा भी गया था 21 से 22 वाले क्वेश्चन पेपर में। 10 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन आया था जी, और क्वेश्चन का नंबर था क्वेश्चन 2E और ये आया था 5 नंबर में। ठीक है, 10 मार्क्स में 2 चीजें पूछी गई थी आपसे, एक तो एक्टिविटीज पूछी गई थी और साथ ही साथ इंपॉर्टेंस ऑफ SPM पूछी गई थी। ठीक है, तो ये मैंने हैंड टू हैंड जो है वो मार्क कर दिया। दोस्तों PYQs तो जरूर 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 कर लेना, और अगर नोट्स डाउनलोड करने हैं तो नीचे दिए गए जो लिंक है ना उसके ऊपर क्लिक करना, फॉर्म भर देना और फॉर्म के अंदर बिल्कुल एक्चुअल डिटेल्स डाल देना, और अपना जो है ना मेल का स्पैम और जो स्पैम
स्पैम भी चेक कर लेना इनबॉक्स के साथ, ठीक है। मेल जो है वो मेरी टीम जो है वो भेज देती है आपको, ठीक है। चलिए फटाफट से देखते हैं एक्टिविटीज़ क्या है। तो एक्टिविटीज़ के अंदर सबसे पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले प्लान करो, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज करो, फिर उसके बाद क्या क्या स्टाफ लगेगा वो देखो, फिर उसके बाद डायरेक्टिंग करो। डायरेक्टिंग का मतलब कि ध्यान रखो कि कौन क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, सारी चीज़ें मॉनिटर करो। फिर उसके बाद कंट्रोल करो, इनोवेट करो। इनोवेशन का मतलब क्या हुआ कि मान के चलो कि आपका एक प्रोडक्ट है, उसके अंदर आप क्या क्या नई फीचर्स और ऐड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद रिप्रेजेंटिंग करो। रिप्रेजेंट मतलब कि उस सॉफ्टवेयर को इशू कर दो, रिलीज कर दो, अपडेट कर दो, जो भी करना है कर सकते हो। और ये जो एक्टिविटीज़ है ना दोस्तों, ये आपको एक्सप्लेन करनी है, ओके। ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। पहले एक डायग्राम बनाना, फिर उसके बाद आप एक्सप्लेन कर लेना, सो दैट आपको जो है एक गुड इंप्रेशन पड़े एग्जामिनर के ऊपर, जो इन्विजिलेटर है उसके ऊपर एक अच्छा स्कोप पड़े। और ये वाला जो है इंपॉर्टेंस है, ये भी आया था सेम क्वेश्चन 21 से 22 के बीच में 10 मार्क्स में आया था, और क्वेश्चन नंबर सेम है, क्वेश्चन नंबर 2E, ओके। चलिए फटाफट से देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ SPM। तो सबसे पहला है, ये हमें हेल्प करता है कि हमारा जो बिजनेस है वो स्मूथली रन करे, ठीक है। क्योंकि अगर हम SPM को यूज़ कर रहे हैं, तो हम इजीली प्लान कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्टाफ कर रहे हैं, डायरेक्टिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कंट्रोलिंग कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं, और फिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें हुआ क्या कि मेरी जो चेन है ना वो बिल्कुल डिफाइन हो गई कि प्लानिंग से लेकर के मेरे को अपने रिप्रेजेंटेशन मतलब कि गोल को किस तरीके से अचीव करना है। तो मैं अगर इसके अकॉर्डिंग ही चलूंगा ना, तो मेरा जो बिजनेस प्लान है वो बहुत स्मूथली जो है वो रन करेगा, बिना किसी दिक्कत के रन करेगा। कीप टीम ऑन फोकस टू कीप प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक, मतलब कि जो आपकी टीम है उसको फोकस करने में हेल्प आउट करता है कि टाइम मैनेज करना है भाई, टाइम मैनेज करना है भाई, टाइम ड्यू डेट ये है, जिससे जो है प्रोजेक्ट हमारा जो है ऑन ट्रैक रहता है। हेल्प टू अचीव गोल विद रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती है हमारी, कि हमें ये वाला फीचर चाहिए, वो वाला फीचर चाहिए, ये वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, मुझे ये वाला कलर पैलेट चाहिए, ये वाली इमेजेस चाहिए। तो ये क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और ये सारी रिक्वायरमेंट्स को हेल्प करता है कि हम अचीव कर सके गोल को एज सून एज पॉसिबल इन द लिमिट ऑफ दैट टाइम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ओके। एम्प्लॉयज़ कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू स्ट्रेटेजिक गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एम्प्लॉयज़ जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं स्ट्रैटेजिक गोल के ऑर्गेनाइजेशन के। ये एक स्ट्रैटेजिक गोल ही तो है। अगर आप SPM को देखो, ये एक स्ट्रैटेजिक गोल ही है, और ये ज़रूरी नहीं है कि SPM जो है वो हर कंपनी में सेम ही होगा, वो वेरी भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट नहीं करेगा, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन करेगा कि क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसी कैसी डिमांड्स हैं, कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं, और उसी हिसाब से काम चलेगा। फिर उसके बाद है आपका रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्स कोलैब्स, इंक्रीजेस ट्रांसपेरेंसी, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड एक्सेट्रा। अब इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कोलैबोरेशन कम करता है। मान के चलिए कि एक टीम लीड है, टीम लीड को टीम B के एम्प्लॉय से काम करवाना पड़ रहा है, टीम C के एम्प्लॉय से काम करवाना पड़ रहा है, टीम D के एम्प्लॉय से काम करवाना पड़ रहा है। अब हुआ क्या कि दिक्कत हो गई, कॉम्प्लेक्सिटी बन गई। अब मैंने यार टीम A को क्या काम दिया था, मैंने टीम B को क्या काम दिया था, मैंने टीम D को क्या काम दिया था, अब भूल गया बंदा, है ना। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाएगी, जुड़ ही नहीं पाएगा मामला, है ना, चेन ही नहीं बन पाएगी। तो इसलिए क्या है कि कोलैबोरेशन जो है वो इजी बन जाता है। फिर उसके बाद है इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कैसे हो जाती है, इंक्रीज ऐसे हो जाती है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे हैं, काम करके आपको दे रहे हैं, तो आप ट्रैक कर रहे हो कि हाँ यार इसने जो A टीम का बंदा था उसने मेरे को इस तारीख को इतना काम दे दिया था, इतना काम उसका रह गया था, ठीक है। तो इससे ट्रांसपेरेंसी जो है वो क्रिएट हो जाती है, और अकाउंटेबिलिटी की कितना हमारा पैसा खर्च हुआ, कितना नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसका नाम है प्लानिंग SPM स्टेप्स फॉर एनी प्रोजेक्ट। अब हम अगर हमें SPM स्टेप्स को प्लान करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को, कि हमारे क्या क्या गोल्स हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर उसके बाद हम सेट करेंगे मैट्रिक्स को, कि क्या क्या मैट्रिक्स हमें चाहिए, किस तरीके से हम मीज़र करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल कि हम मीज़र करेंगे डेज में, मंथ्स में, पैसों में मीज़र करेंगे, या फिर कैसे भी मीज़र कर सकते हैं। मैट्रिक्स जो होते हैं वो कंपनी के डिफाइंड होते हैं, उस हिसाब से वो कंपनी डिफाइन करेगी। फिर उसके बाद है क्लैरिफाई रोल्स एंड स्टेक होल्डर्स। जो रोल्स हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो क्लैरिफाई होते हैं। यहाँ पे आप स्टेक होल्डर्स को क्लाइंट्स भी कह सकते हो, कि हमारा क्लाइंट कौन होने वाला है, हम किसको जो है वो आंसर देने वाले हैं, किसको हम रिस्पॉन्स जिससे हम लेंगे, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद है सेट बजट, हम जो है बजट सेट करेंगे। फिर उसके बाद है अलाइन माइलस्टोन्स, डिलीवरेबल्स एंड प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज, हम माइलस्टोन
सेट करेंगे कि हमें इस तारीख को इस माइलस्टोन तक पहुंचना है और कैसे भी पहुंचना है। फिर उसके बाद डिलीवरेबल्स की क्या क्या चीज़ें हमें प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करनी है। प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिपेंडेंसीज, और ये यूनिट आगे की यूनिट्स जो है उसमें भी यूज़ किया जाएगा। प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज के अंदर क्या होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, किन किन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर वो लोग नहीं हुए तो क्या होगा हमारे प्रोजेक्ट का। फिर उसके बाद है आउटलाइन, टाइमलाइन एंड शेड्यूल, ये आउटलाइन करता है टाइमलाइन को और शेड्यूल को। फिर उसके बाद है शेयर प्लान विद टीम मेट्स, कैरी आउट रिस्क असेसमेंट, जो टीम मेट्स होते हैं उनके साथ जो है प्लान को शेयर करना और कैरी आउट करना रिस्क असेसमेंट को, ये हमारे जो है वो एसपीएम के प्लान होते हैं। प्रोजेक्ट स्टेप्स में वेरी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स, ये जो है ये वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स बदल जाएंगे, फिर उससे आपसे ये जो पूरा गोल है ये भी बदल सकता है या फिर जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मैथोडोलॉजीज, और इसके अंदर क्या क्या है कि किस तरीके से हम इन मेथड्स को क्या कैसे कैसे हम एसपीएम को जो है अचीव कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमारे 6 है, ज़्यादा है वैसे तो 14, 15, 20 भी हो सकते हैं भैया, बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे मेथड्स है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो उसमें सबसे पहले है वाटरफॉल मेथड, दूसरा है एजाइल मेथड, तीसरा है स्क्रम मेथड, और चौथा है कानबान मेथड, पांचवा है सिक्स सिग्मा, और छठा है रैपिड ऐप डेवलपमेंट RAD। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है। इसके अंदर सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है वाटरफॉल मेथड से, कि वाटरफॉल मेथड क्या होता है। बड़ा सिंपल सा है वाटरफॉल मेथड, और ये सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि एक बार आप आगे बढ़ गए तो बढ़ गए, पीछे आ नहीं सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद इसे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कह सकते हो। इसके बाद है आपका स्टेप्स अरेंज्ड इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। इसके अंदर सिक्वेंशियल ऑर्डर जो है वो आपको याद करना पड़ेगा, और इस सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही आपकी चीजें चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले है आपका यहाँ पे डायग्राम है, और इस डायग्राम को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपके पास समय है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो सबसे पहला है रिक्वायरमेंट, की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, फिर उसके बाद एनालिसिस होगा, फिर उसके बाद डिजाइन किया जाएगा, फिर उसके बाद कोडिंग की जाएगी, फिर उसके बाद टेस्टिंग की जाएगी, फिर उसके बाद ऑपरेशंस किए जाएंगे, और इसके कि आगे भी आप लाइफ साइकिल ऐड कर सकते हो कि हम लोग इसके बाद इसको इश्यू कर देंगे या फिर क्लाइंट को डिलीवर कर देंगे। ओके तो इस तरीके से जो हमारा वाटरफॉल मेथड जो है वो काम करता है। बहुत प्यारा था, बहुत इजी था। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है एजाइल मेथड, और इसके अंदर जो है हमारा मोस्ट कॉमन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस हम कहते हैं। एजाइल मेथड जो होता है वो सबसे मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इट इजंट टेक्निकली अ मेथोडोलॉजी, मतलब कि ये टेक्निकली जो है एक मेथोडोलॉजी नहीं है, ठीक है। अगर हम इसे मेथड के अंदर इंक्लूड जरूर कर रहे हैं लेकिन ये टेक्निकली एक मेथड नहीं है। इसकी अप्रोच क्या होती है, सबसे जैसे कि कोलैबोरेशन हो गया, फिर उसके बाद फास्ट एंड इफेक्टिव हो गया। कोलैबोरेटिव होता है मतलब कि जो लोग होते हैं उनके साथ काम करने के लिए ये वो करता है, एनहेंस करता है या फिर कहूँ मैं प्रेरित करता है। ओके फास्ट एंड इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और इफेक्टिव होता है। मतलब कि आप फास्ट क्यों होगा, क्योंकि कोलैबोरेशन हो रहा है। कोलैबोरेशन हो रहा है तो मान के चलो एक टास्क एक आदमी कर रहा था, अब एक टास्क दो आदमी कर रहे हैं, ठीक है, तो फास्ट तो होगा और इफेक्टिव भी होगा। आइटरेटिव एंड डेटा बैक्ड, डेटा बैक्ड का मतलब क्या होता है कि जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो डेटा के हिसाब से लिए जाते हैं। ये नहीं है कि मन आया चलो यार इस बंदे को भी टीम में डाल देते हैं तो डाल दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता। डेटा बैक्ड होता है, अगर जरूरत है तो ही डलेगा वरना नहीं डलेगा। वैल्यूज इंडिविजुअल ओवर प्रोसेस, मतलब कि इसके अंदर वैल्यू जो है इंडिविजुअल की वो ज्यादा देखी जाती है एज कंपेयर टू प्रोसेस। इसके अंदर प्रोसेस के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर उसके बाद हमारा तीसरा आता है स्क्रम मेथड। स्क्रम मेथड के अंदर क्या होता है, टास्क आर ब्रोकन इनटू डिपेंडेंसीज, और एक टास्क जो होता है उसे डिपेंडेंसीज के अंदर जो है वो ब्रेक किया जाता है। मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर एक तरीके से आप कह सकते हो कि डिवाइड किया जाता है। शॉर्ट स्प्रिंट्स आर यूज्ड टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट साइकिल। शॉर्ट स्प्रिंट, छोटे छोटे जो स्प्रिंट्स होते हैं, छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं, छोटे छोटे जो कदम होते हैं वो एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को जो है वो बनाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका कानबान मेथड, और कानबान मेथड जो है ना वो टोयोटा जो कंपनी है उसने ये इन्वेंट किया था, या फिर मैं कहूँ सबसे पहले यूज किया था। डजंट हैव डिफाइंड प्रोसेस लाइक अदर्स, इसके अंदर कोई भी ना डिफाइंड नहीं होता है प्रोसेस। और इसके अंदर मैं आपको बताता हूं होता क्या है। इसके अंदर क्या होता है कि टीम बनाई जाती है। मान के चलिए आपने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो आप, और उसके लिए ना एक टीम बना दी गई है। और वो टीम क्या करती है, वो टीम अलग होती है। जो डेवलपमेंट, दो टीम बनती है, एक होती है डेवलपमेंट टीम और एक होती है कानबान टीम, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो डेवलपमेंट टीम है उसका काम था डेवलप करने का, वो डेवलप कर रही है। अब कानबान टीम आती है और इस प्रोजेक्ट को, ये जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है इसको एक तरीके से चेक करती है कि कोई बॉटल नेक तो नहीं रह गया है, कोई वर्क फ्लो के अंदर दिक्कत तो नहीं है, डेटा तो गलत नहीं ले लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। सारी चीजें जो है वो कानबान मेथड के अंदर इंक्लूडेड होती है, चेक की जाती है।
फिर उसके बाद हमारा सिक्स सिग्मा के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमारी 5 चीजें आती हैं। नाम तो वैसे सिक्स सिग्मा है, कंफ्यूज मत होना कि 6 चीजें कौन सी हैं, 6 चीजें नहीं है, 5 चीजें हैं, ठीक है। 5 चीजें कौन कौन सी है? क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर काम आता है, मेनली क्वालिटी मैनेजमेंट को मेंटेन करने के लिए काम आता है। और इसके अंदर सबसे पहला है डिफाइन करना कि हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या चीजें हैं, फिर उसके बाद मेजर करना, फिर उसके बाद एनालाइज करना, इंप्रूव करना और लास्ट में है कंट्रोल करना, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है लास्ट जो है हमारा मेथड आता है जिसका नाम है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रैड मेथड। और रैड मेथड के अंदर क्या होता है, इसका एम होता है कि सॉफ्टवेयर जो डेवलप हो रहा है ना वो एज फास्ट एज हो, ठीक है, जल्द से जल्द, फास्टर टू फास्टर हो। रैपिड प्रोटोटाइप आर यूज टू रिलीज रैपिड प्रोटोटाइप। रैपिड प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप्स का मतलब क्या होता है? प्रोटोटाइप्स होते हैं जो हमारी फर्स्ट जनरेशन के जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, मान के चलिए कि मेरे को एक मशीन बनानी है, मेरे को एक गाड़ी बनानी है, ठीक है। आप गाड़ी मैंने बनाई, मेरे जो गाड़ी चल रही है, ठीक से चल रही है, नहीं चल रही है, मैं ये सारी चीजें नहीं देखूंगा। जब मैंने गाड़ी बना दी, मेरे हिसाब से ये प्रोटोटाइप बन गया, ठीक है, मेरे हिसाब से ये प्रोटोटाइप है। अब इसके अंदर मैं इंप्रूवमेंट्स करूंगा। अब ये मेरा बेसिक डिजाइन है, बेसिक जो है मेरी वर्किंग जो है मैंने सारी इसके अंदर डाल दी है, ये मेरा प्रोटोटाइप बन गया। अब आप मुझे सजेस्ट करो कि इसके अंदर क्या क्या डालना है, फिर मैं डालूंगा, फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो बनाता हुआ चला जाऊंगा। तो प्रोजेक्ट जो होता है, प्रोटोटाइप जो होता है, वो फर्स्ट जनरेशन का जो प्रोडक्ट निकल के आता है उसे हम प्रोटोटाइप बोलते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर फीडबैक लेता है और उसके बाद शॉर्ट पीरियड के अंदर टाइम और वैल्यूज के हिसाब से जो है वो मॉडिफाई करता है और जो डेवलपमेंट है उसे फर्दर आगे बढ़ाता रहता है। अब क्लाइंट को तो ये लग गया ना कि हाँ प्रोटोटाइप मेरा रेडी हो गया है, मेरे को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो ये वाला इसका काम है। अब यहाँ पे आता है आपका टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स की कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले 7 टाइप्स के जो होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं। और दोस्तों ये जो एसपीएम है ना, ये सबसे लंबा टॉपिक है इस यूनिट का, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मतलब एसपीएम जो अब खत्म हो गया, अब तो ये लास्ट टॉपिक है एसपीएम का। तो इसके अंदर क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे पहला होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि कंपाइलर हुए, एडिटर हुए, फाइल मैनेजमेंट हुए, यूटिलिटीज हुई, ये सारे। फिर उसके बाद है बिजनेस सॉफ्टवेयर जैसे कि मार्केटिंग के हुए, परचेज हुए, पेरोल हुए, ठीक है, ये सारे। फिर उसके बाद है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से होते हैं? एक सॉफ्टवेयर के अंदर दूसरा सॉफ्टवेयर जो है वो हम लिंक कर देते हैं ना। फॉर एग्जांपल वेबसाइट के अंदर वीडियो को लिंक कर दिया, यूट्यूब के लिंक्स को एम्बेड कर दिया, तो वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि कंट्रोल प्रोडक्ट्स हो गए, सिस्टम फॉर कस्टमर एंड मार्केट के कैसे भैया, आप मान के चलो कि ई कॉमर्स वेबसाइट है। ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर क्या होता है कि आपकी एक यूजर इंटरफेस तो आपको दिख गया, लेकिन उसके अंदर जो प्रोजेक्ट है, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स तो कोई और लिस्ट करके रखा हुआ है ना, किसी और के प्रोडक्ट्स हैं, वो आपने एम्बेड करे हुए हैं, अपने फर्म के अंदर डाले हुए हैं, राइट। तो वैसे यहाँ पे है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गई, एसी हो गए, ओवन हो गए। कैसे भैया? अब वॉशिंग मशीन के अंदर एक कंपनी तो अपने पार्ट्स नहीं डालती। मान के चलो कि गोदरेज की है, ठीक है, गोदरेज की मशीन है, गोदरेज के अंदर जो भी पार्ट्स होंगे वो अलग अलग कंपनी जो है मैन्युफैक्चर कर रही होंगे और एक जगह इंटीग्रेट हो रहा होगा सारा पार्ट, सेम विद एसी, सेम विद ओवंस एंड एक्सेट्रा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं आईफोन का। आईफोन के अंदर क्या होता है कि सारे के सारे जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग इंडस्ट्रीज हो सकती है बनाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो एप्पल की स्क्रीन है वो तो इंपोर्ट होती है ना, उससे सैमसंग से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स भी कह सकते हो, ओके। चलिए फिर उसके बाद है आपका, हाँ, और जो फोन्स होते हैं, जो हार्डवेयर होता है उसके अंदर भी आप आजकल सॉफ्टवेयर डलने लगे। अगर हम एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो वॉशिंग मशीन जो हो गई हैं वो अभी स्मार्ट हो गई हैं, ठीक है। आप वाईफाई से कंट्रोल कर सकते हो, एसीज को कंट्रोल कर सकते हो, ओवंस को कंट्रोल कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर्स को हार्डवेयर के अंदर भी इंटीग्रेट किया गया है, तो उसे भी आप एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कह सकते हो। इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर जैसे कि कैटेगराइज्ड बाय वेरियस एल्गोज, इनको कैटेगराइज किया जाता है कई सारे एल्गोरिथम से, जैसे कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD एंड एक्सेट्रा। फिर उसके बाद है आपका 5वां जिसका नाम है पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसका मतलब है कि यूज्ड बाय सिंगल यूजर। ये सिंगल यूजर जो है उसके द्वारा यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक्सेल की स्प्रेडशीट हो गई या फिर डेटाबेस हो गया, SQL, PHP, कुछ भी कह सकते हो आप। फिर उसके बाद है आपका 6वां पॉइंट जिसका नाम है रियल टाइम सॉफ्टवेयर। रियल टाइम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है? मॉनिटर करना, एनालाइज करना, कंट्रोल करना रियल वर्ल्ड इवेंट्स को। और इसके अंदर हम क्या क्या करते हैं? डेटा गैदरिंग करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। AI सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व बाय स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालिसिस। इसके अंदर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालिसिस होता है। अगर एक बार AI ने कह दिया कि ये फ्रॉड है तो भैया फ्रॉड है, वो दोबारा सोचेगा नहीं उस बारे में। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, या फिर आपके मेल्स जो होते हैं उसमें स्पैम जो जाता है उसका डिटेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी, वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के जो हैं वो टाइप्स हैं, ओके जी। चलिए फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा सेकंड टॉपिक जिसका नाम है, इस यूनिट का सेकंड टॉपिक जिसका नाम है प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट।
इसके अंदर ना ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है एसपीएम से, ठीक है। एसपीएम के अंदर क्या होता है, हम सॉफ्टवेयर की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, प्रोजेक्ट के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो होता है मान के चलिए आपने रिज्यूम्स देखे होंगे, उसके अंदर आपने क्या किया, कैसे किया, आप अपनी स्किल्स लिखते हो, आप अपनी एक्सपीरियंसेस लिखते हो, सारी चीज़ें लिखते हो। वैसे ही ये एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का तरीका है प्रोजेक्ट का, कि कंपनी ने ये प्रोजेक्ट किए थे, कैसे किए थे, क्या प्रायोरिटाइजेशन थी, क्या आइडेंटिफिकेशन था। ये एक फॉर्मल अप्रोच है, ठीक है। ये क्या है, एक फॉर्मल अप्रोच है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो आइडेंटिफाई करती है, प्रायोरिटाइज करती है, कोऑर्डिनेट करती है, मॉनिटर करती है प्रोजेक्ट्स को और अलाइन करती है स्ट्रैटेजी एंड गोल्स को, ठीक है। मतलब कि मान के चलिए मेरे पास एक साथ जो है 10 मेरे पास प्रोजेक्ट्स आ गए, ठीक है, 10 प्रोजेक्ट्स आ गए। अब 10 प्रोजेक्ट में से मेरे को कौन सा सबसे पहले करना है, मेरे को सबसे पहले 9th वाला करना है, फिर उसके बाद मैं 6th वाला करूँगा, फिर उसके बाद मैं 5th करूँगा, फिर उसके बाद मैं 4th करूँगा। इस तरीके से जब अलाइन किया जाएगा ना, तो उसको हम बोलते हैं एक तरीके से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं हमारे पास किस तरीके से हमें कंप्लीट करना है, वन बाय वन। ओके, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज लग रही है, क्या क्या रिसोर्सेज लग रहे हैं, क्या कॉस्टिंग है, क्या प्राइसिंग है, कितना टाइम है। फिर उसके बाद हम कोऑर्डिनेट करते हैं, फिर उसके बाद मॉनिटर करते हैं प्रोजेक्ट्स को। ओके, Portfolio represents more strategic planning, commitment to continuously optimize the allocation, prioritization and scheduling of resources across projects। मतलब कि ये और ज़्यादा जो है कमिटेड होता है। कमिटेड किससे होता है कि हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और ज़्यादा करें। इसके अंदर हम एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि मार्केट से हम फाइट कर रहे हैं, ठीक है। जो मार्केट है हमारी उससे हम कॉम्पिटिशन लड़ रहे हैं, ये आप कह सकते हो। ओके जी, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, ऑप्टिमाइज किया जाता है, एलोकेशंस को प्रायोरिटाइज किया जाता है, शेड्यूलिंग। अब ये जो प्रायोरिटाइजेशन थी एसपीएम के अंदर कहीं भी नहीं थी, ठीक है। इसके अंदर एलोकेशन तो थी, ऑप्टिमाइजिंग द एलोकेशंस इसके अंदर थी, लेकिन ऑप्टिमाइज एलोकेशंस नहीं थी, ठीक है, एसपीएम के अंदर। फिर उसके बाद है शेड्यूलिंग रिसोर्सेज। अब शेड्यूलिंग इसके अंदर भी थी, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक शेड्यूलिंग एसपीएम के अंदर भी नहीं थी। फिर उसके बाद है पीपीएम इज कैरीड आउट बाय पोर्टफोलियो मैनेजर्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। जो पीपीएम है उसको 2 लोग कर सकते हैं मेनली, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर कर सकता है, लेकिन मेनली 2 लोग करते हैं। सबसे पहला है पोर्टफोलियो मैनेजर्स और दूसरा है पीएमओ। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। ओके, चलिए फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा की फोकस इज टू मेक श्योर दैट ऑल आउटकम्स इन पोर्टफोलियो सपोर्ट स्ट्रैटेजिक गोल्स एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि इसका की फोकस क्या होता है कि जो सारे के सारे आउटकम्स हो ना वो कंपनी के फेवर में हो और बिजनेस के फेवर में हो और ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर रहे हो बिजनेस के और कुछ ना कर रहे हो। डिफरेंसेस की बात करते हो तो सबसे पहला डिफरेंस है पीएम वर्सेस पीपीएम। पीएम क्या है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और दूसरा है हमारा पीपीएम। आप इसे एसपीएम भी कह सकते हो, ठीक है, इसे आप एसपीएम भी कह सकते हो बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो चल सबसे पहले देखते हैं फोकस ऑन डूइंग थिंग्स इन राइट वे। ये फोकस करता है कि हम चीज़ों को सही तरीके से करें। फिर उसके बाद है राइट थिंग, मतलब कि हम सही चीज़ करें, चीज़ों को सही तरीके से करें और सही चीज़ करें, ये एक मेजर डिफरेंस है। फिर उसके बाद है एसपीएम डील विद टास्क इश्यूज रिस्क चैलेंजेस। ये डील करता है टास्क से, इश्यूज से, रिस्क से, चैलेंजेस से। पीपीएम डील करता है प्रायोरिटाइज से, एलोकेट करने से, सेलेक्ट करने से प्रोजेक्ट्स को। एम क्या होता है एसपीएम का, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना टाइम के अंदर, और पीपीएम का क्या होता है कि मैक्सिमाइज करना आरओआई। आरओआई का मतलब क्या होता है रेट ऑफ लाइन, आरओएल रेट ऑफ लाइन एंड गोल्स, ठीक है। फिर उसके बाद है इन्वॉल्व, कौन कौन इन्वॉल्व होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम होती है। इसके अंदर क्या होता है प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजर होता है या फिर पीएमओ होता है। फिर उसके बाद है केपीआई। केपीआई का मतलब क्या होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो होता है इसके अंदर। कौन कौन होते हैं शेड्यूल, इश्यूज, बिलिंग, और इसके अंदर केपीआईज कौन कौन सी होती है बेनिफिट्स एंड रिस्क। ये 2 ही चीज़ें होती हैं। तो ये थे इसके डिफरेंसेस। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीपीएम। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होता है, सबसे पहले है क्रिएट डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंट। जो डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंट है हर एक चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन जो है वो हमें लिखना चाहिए और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। मतलब कि हम अच्छे से समझाएं कि ये चीज़ हमने कैसे की, क्यों की, फलाना ढिमकाना, सारी चीज़ें। इवेल्युएट्स प्रोजेक्ट ऑन रेगुलर बेसिस टू एंश्योर मीटिंग टारगेट। हम प्रोजेक्ट को जो है रेगुलर बेसिस पे जो है एंश्योर करें मीटिंग कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो मीट कर रहा है टारगेट को या नहीं कर रहा है। सेलेक्टिंग टीम प्लेयर्स, हम सेलेक्ट करें टीम प्लेयर्स को जो कि स्किलफुल हों। ये नहीं है कि हमने ऐसे किसी भी लेबर वाले को उठा लिया, चल भाई हमारा बैठियो लैपटॉप पर ये वाला प्रोजेक्ट बना के दियो भाई जल्दी से, ये तो नहीं हो सकता ना। आपको स्किल्ड लेबर चाहिए होगी जिससे कोडिंग आती हो, जिसका लॉजिकल बिल्डिंग ज़्यादा हो, राइट। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारे बेनिफिट्स। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं
होते हैं। सबसे पहले है मिनिमाइज करना रिस्क को और मैक्सिमाइज करना बिजनेस इंपैक्ट को, ठीक है। मतलब कि बिजनेस जो रिस्क है उनको कम करना और जो बिजनेस इंपैक्ट है वो बढ़ाना। बिजनेस इंपैक्ट ऑन द मार्केट, कि मार्केट के अंदर जो हमारा बिजनेस है वो ग्रो हो रहा है। इंप्रूव स्पीड ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन, जो हमारी प्रोजेक्ट कंप्लीशन है उसे इंप्रूव करना, स्पीड हाई करना। अलाउ करना ग्रेटर बजट अलाइनमेंट को। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उन्हें हम ऑप्टिमली यूज करें। ये नहीं है कि रात भर एसी चला छोड़ दिया या फिर रात भर लैपटॉप खुला छोड़ दिया या फिर रात भर हम अननेसेसरीली वाईफाई को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमल यूज होना चाहिए रिसोर्सेज का। एनकरेज कोलैबोरेशन, जो कोलैबोरेशन है उसे आप एनकरेज करो। फिर उसके बाद है इंक्रीज प्रोजेक्ट सक्सेस रेट, जो सक्सेस रेट है प्रोजेक्ट का उसे आप बढ़ावा दो। फिर उसके बाद अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला है इनएप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कभी कभी ऐसा हो जाता है टीम मैनेजर अच्छा नहीं है, प्रोजेक्ट मैनेजर अच्छा नहीं है, तो वो एलटी सीधी रिसोर्सेज जो है वो अलाइन कर देता है, एलोकेट कर देता है। डिफिकल्ट डिसीजंस लेने होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है और विजिबिलिटी जो होती है उसकी भी कमी होती है। चलिए फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। और अगर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात करें तो इसके अंदर हम सिंपल सी सारी बातें करने वाले हैं पैसे के बारे में, कि किस तरीके से हम जो नेगेटिव इंपैक्ट है उसे कम कर सकते हैं, कम करना चाहिए, रिसोर्स को बचाना चाहिए और पैसा किस तरीके से कंपनी कमा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, मॉनिटरी बेनिफिट कैसे उठा सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं पॉइंट्स को। तो इसके अंदर लिखा हुआ है प्रोसेस यूज टू मेजर द बेनिफिट्स ऑफ अ डिसीजन और टेकिंग एक्शन माइनस द कॉस्ट एसोसिएटेड विद टेकिंग दैट एक्शन। अब एक्चुअली में क्या है कि प्रॉफिट जो है आपका, अगर उसे आपको फाइंड करना है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो है वो आपको करना पड़ता है। उसी चीज़ को जो है अलग तरीके से भाषा में यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी आपको डिसीजन के बाद जो भी बेनिफिट हुआ, जब आप उसे माइनस करोगे कि कॉस्ट क्या लगी, तो वो है आपका एक्चुअली में कि बेनिफिट, ठीक है। कॉस्ट का बेनिफिट कि कितना आपने कॉस्ट इन्वेस्ट किया और उसके बाद आपने क्या कमाया, ठीक है। इन्वॉल्व्स मीजरेबल फाइनेंशियल मैट्रिक्स सच एज रेवेन्यू अर्नड, और इसके अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें मैट्रिक्स हो सकती है कि कितना पैसा हमने कमाया, कितना पैसा बचाया और क्या क्या डिसीजन हमें परस्यू करने चाहिए आगे के प्रोजेक्ट्स में भी और क्या क्या रिजल्ट उस डिसीजन का हमें मिला है। कॉम्प्लेक्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस विल इंपैक्ट सेंसिटिविटी एनालिसिस, मतलब कि अगर मान के चलो कि आपने कॉस्ट बेनिफिट के ऊपर जो है कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो लगा दी कि हम इस तरीके से पैसा कमाएंगे। मान के चलिए कि कई सारे लोग होते हैं कि ऐप्स डाउनलोड किए, भाई तू भी कर ले ऐप डाउनलोड, वहाँ से 5 रुपये मिल जाएंगे तेरे को, 10 रुपये मिल जाएंगे। इस तरीके से उस बंदे ने जो है अपना एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बना लिया कि मैं महीने के 1000-2000 रुपये कमा लूँगा, ठीक है। अब मान के चलो वो एप्लीकेशन ही बंद हो गया है ना, तो सेंसिटिविटी एनालिसिस आ जाएगा यहाँ पे। उस बंदे का जो सपना था वो 1000-2000 रुपये कमाने का वो टूट जाएगा, है ना। तो यार यहाँ पे जो कैश फ्लो है वो भी टूट गया होगा उसका। तो वैसे यहाँ पे कंपनी का भी होता है कि हम यहाँ से 10 रुपये बचा लेंगे, यहाँ से 1000 रुपये बचा लेंगे, इस एम्प्लॉय को निकाल देते हैं, इसकी 30,000 रुपये महीने की सैलरी बच जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है कभी कंपनी को उसको जो है ना वो ज़्यादा सफ़र करना भी जो है वो पड़ सकता है। कैलकुलेट नेट कॉस्ट और बेनिफिट, जो नेट कॉस्ट है और जो बेनिफिट है उसे हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। एज्यूम्स मॉनिटरी वैल्यू जो हम एज्यूम करते हैं। नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इनकम माइनस कॉस्ट, जो नेट प्रॉफिट होता है इसे हमें इनकम माइनस कॉस्ट करते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि पे बैक पीरियड क्या होता है, कुछ मैथडोलॉजीज हैं, मैथडोलॉजीज की बात करूँ या फिर मैं कहूँ कि कुछ टर्म्स हैं जो कि हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर ये 3 टर्म्स हैं, नहीं 3 नहीं है, 1 2 3 और चार हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है नेट प्रॉफिट जो कि हमने डिस्कस कर लिया। पे बैक पीरियड है, पे बैक पीरियड के अंदर मान के चलो कि किसी ने आपको पैसा दे दिया, लोन पे दे दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो कितने टाइम में उस पैसे को आप रिटर्न करने वाले हो, वापस देने वाले हो, तो उसे आप पे बैक पीरियड कहोगे। फिर उसके बाद है ROI का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है, प्रॉफिट माइनस कॉस्ट अपॉन 100 कर दोगे तो ROI आपको पता चल जाएगी। और ROI को आप ARR भी कह सकते हो, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। फिर उसके बाद आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर क्या होता है कि कैलकुलेट प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन की, जो करंटली आज की मार्केट के अंदर क्या है प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन, प्रॉफिट हुआ या फिर कैश फ्लोज हुए, ये सारी चीज़ें जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर आती हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है CBA प्रोसेस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है कि आइडेंटिफाई प्रोसेस स्कोप, हम इसके अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट का स्कोप है उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कॉस्ट ऑन बेसिस ऑफ क्या क्या डिटर्मिनेशन होता है कॉस्ट की, क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहला होता है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर हमारी लेबर आ गई, रॉ मटेरियल आ गए, मैन्युफैक्चरिंग आ गई, ये सारी चीज़ें जो होता है हमारी डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आती हैं। फिर
फिर उसके बाद हमारी आती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर हमारे आ गई इलेक्ट्रिसिटी हो गई, रेंट हो गया, यूटिलिटीज़ हो गई और भी कई सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद हमारी आती है इंटेंजिबल कॉस्ट। इंटेंजिबल कॉस्ट कौन सी होती है? जिन कॉस्ट को हम मना नहीं कर सकते। ये सारी वही कॉस्टिंग है मेनली, लेकिन इंटेंजिबल कॉस्ट मतलब कि जो हम कॉस्ट एक तरीके से वो होती है ऑप्शनल होती है एक तरीके से आप कह सकते हो। जैसे कि कस्टमर रिटेंशन कॉस्ट होगी कि कस्टमर को हम किस तरीके से जो है अपने साथ एंगेज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, या फिर एम्प्लॉय को, या फिर डिलीवरी टाइम को। जैसे कि कई सारी जो कंपनीज होती हैं वो एम्प्लॉयज़ को अपने पास रोकने के लिए फ्री कॉफ़ी मशीन्स लगाती हैं, फ्री कैंटीन्स भी लगाती हैं, फ्री फूड देती हैं, है ना, कैब फैसिलिटीज़ देती हैं। ये सारी जो हो गई इंटेंजिबल कॉस्ट हो गई। फिर उसके बाद है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर क्या होता है? बाइंग, बिल्डिंग और रेंटिंग अ प्लांट, कि हमें खरीदना चाहिए प्लांट को, बिल्ड बनाना चाहिए, या फिर हमने रेंट करना चाहिए, किस में हमें ज़्यादा फायदा होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर आती हैं। फिर उसके बाद हमारा कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल रिस्क, कि क्या क्या हमारी कॉस्ट की जो है हमारी पोटेंशियल रिस्क होने वाले हैं। तो सबसे पहला है रेगुलेटरी रिस्क, कि इस कंपनी को हमें चलाने के लिए क्या क्या रिस्क जो है वो रेगुलेशंस जो है वो बनाने के लिए क्या क्या रिस्क लगेंगे। फिर उसके बाद है कंपटीशन। मान के चलिए एक कंपनी है वो सेम फील्ड में जंप कर गई है, तो कंपटीशन स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ेगी उसको बीट करने के लिए। फिर उसके बाद है हमारा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, की क्या क्या हमारी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसका एनवायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बात करूँगा नेटफ्लिक्स की, तो नेटफ्लिक्स जो है अगर आप 1 घंटा 2 घंटा कंज्यूम कर रहे हो तो 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंज्यूम होती है, वो जनरेट होती है ऑन कंज्यूमिंग दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो ये जो होता है वो एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो भी डालता है। फिर उसके बाद हम एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस सबसे पहला है डिसीजन बेस्ड ऑन डाटा एनालिसिस। जो डेटा एनालिसिस होता है उस हिसाब से जो हमारा डिसीजन होता है वो बनाया जाता है। फिर उसके बाद है रिजल्ट्स इन डीपर पोटेंशियली मोर रिलायबल फाइंडिंग्स, जो हमारी डीपर की मतलब कि और गहराई तक जो है हम जो है अपनी रिजल्ट्स को निकाल के आ सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि पोटेंशियली मोर रिलायबल फाइंडिंग्स, जो हमारी फाइंडिंग्स होती हैं वो और ज़्यादा रिलायबल होती है। रिलायबल का मतलब भरोसेमंद होती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स, स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इफ एस्टिमेशन फेल्स द फंक्शन फेल्स, अगर बाई चांस एस्टिमेशन आपका गलत हो जाता है तो फिर जो आपका फंक्शन है वो भी गलत हो जाता है। चलिए फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारा लास्ट नहीं बिल्कुल लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट एनालिसिस। और इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम रिस्क को एनालाइज करते हैं और मैनेज करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला है कि रिस्क एनालिसिस क्या होता है। तो रिस्क एनालिसिस के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं हैजार्ड्स को जो कि फेस किए जाते हैं बिजनेस के द्वारा, या फिर इन्वेस्टमेंट के अंदर, या फिर प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं कि क्या हैजार्ड्स हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्योंकि प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं मेनली, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट की बात करेंगे, बिजनेस की बात नहीं करेंगे। इंक्लूड्स रिस्क बेनिफिट नीड असेसमेंट और रूट कॉज ऑफ एनालिसिस। इसके अंदर हम रिस्क के बेनिफिट देखते हैं, कई बार क्या होता है रिस्क के फायदे भी हो जाते हैं, कुछ नई चीज़ इन्वेंट हो जाती है। नीड असेसमेंट, क्या क्या असेसमेंट हमें चाहिएंगे। फिर उसके अलावा रूट कॉज क्या है, ठीक है, कि हमारा ये क्यों हुआ। ठीक है, फिर स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहला है आइडेंटिफाई रिस्क, आइडेंटिफाई अनसर्टिनिटी। अब अनसर्टिनिटी क्या होती है? अनसर्टिनिटी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनसर्टिनिटी का मतलब होता है अनडिटरमाइंड। ठीक है, अनडिटरमाइंड, जो चीज़ आपने सोची ना हो, ठीक है, और हो जाए। मान के चलो आपने सोचा था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी जो है हमारी ख़राब हो जाएगी। अब अनसर्टिनिटी क्या हुई कि तेल खत्म हो गया, गाड़ी तो खराब नहीं हुई, पेट्रोल खत्म हो गया, डीजल खत्म हो गया, है ना। तो ये अनसर्टिनिटी हुई, जो आपने सोचा नहीं वो हो जाए, तो उसे आप अनसर्टिनिटी कहोगे। इन एस्टिमेट इम्पैक्ट, कि क्या क्या इम्पैक्ट होंगे। बिल्ड एनालिसिस मॉडल, एनालाइज कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये वाला। एनालाइज रिजल्ट्स, फिर उसके बाद है इंप्लीमेंट सॉल्यूशंस, सिंपल। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, किस तरीके से मैनेज करना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है, एनालाइज कर लिया, या तो आप एक्सेप्ट करो, ठीक है, क्या है, या तो एक्सेप्ट करो या फिर मिटिगेट करो। मिटिगेट का मतलब क्या होता है? अपने टीम मेट्स के साथ बात करो, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ बात करो, टीम लीड्स के साथ बात करो, किसी से भी बात करो, लेकिन उसका जो है आप बातचीत करो जिससे जो सॉल्यूशन है वो निकाला जा सके, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का रिस्क को जो है वो मैनेज किया जा सके। ठीक है, स्ट्रेटेजीज इंक्लूड अवॉइडेंस। इसके अंदर स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी होती है? अवॉइडेंस हो सकती है, रिटेंशन हो सकती है, शेयरिंग हो सकती है, ट्रांसफरिंग हो सकती है, लॉस ऑफ रिडक्शन हो सकता है, प्रिवेंशन। ठीक है, अवॉइडेंस का मतलब कि अवॉइड कर दिया, चलो भाई चल रहा है ठीक है ओके। रिटेंशन का मतलब कि थोड़ा बहुत ध्यान दे दिया, जुगाड़ लगा दिया, बात खत्म। शेयरिंग कर दी कि मान के चलो कि मैंने आपसे बांटा, आपने आगे बांटा, कि अगर बाई चांस कोई सॉल्यूशन आए तो मुझे बताना। ट्रांसफरिंग के अंदर क्या होता है कि हमने पार्ट्स को ट्रांसफर कर दिया थोड़ी देर के लिए, या फिर हमने किसी को दे दिया, या फिर लॉस या फिर रिडक्शन करे प्रिवेंशन का, कि किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं इस लॉस को। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर दो चीज़ें होती है, रिस्क असेसमेंट और रिस्क कंट्रोल। रिस्क असेसमेंट के अंदर फर्दर चीज़ें
चीज़ें होती है, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन हो गया, एनालिसिस हो गया, प्रायोरिटाइजेशन हो गया। रिस्क कंट्रोल के अंदर फर्दर 3 चीज़ें होती है, मैनेजमेंट, प्लानिंग होगी, मॉनिटरिंग होगी, रिजोल्यूशन हो गया। अगर हम बात करें रिस्क आइडेंटिफाई की, तो रिस्क आइडेंटिफाई के अंदर फर्दर 4 चीज़ें होती हैं, आइडेंटिफाई रिस्क, डिफाइन रिस्क एट्रीब्यूट्स, डॉक्यूमेंट, कम्युनिकेट, रिस्क एनालिसिस, सिंपल है। रिस्क कंट्रोल के अंदर भी फर्दर 4 चीज़ें होती हैं, रिस्क प्लानिंग, रिस्क मिटिगेशन, रिस्क रिजोल्यूशन, रिस्क मॉनिटरिंग। फिर उसके बाद हम लास्ट जो है हमारा पॉइंट है उसके ऊपर जंप करते हैं। तो आगे हमारा लास्ट पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग आरए में कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं वो रिस्क मैनेजमेंट एनालिसिस को जो है फ़र्क डालते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फैक्टर की कौन कौन से आप एप्लीकेशंस जो है उन्हें यूज़ कर रहे हो, स्टाफ फैक्टर की कौन कौन से स्टाफ जो है आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्रोजेक्ट फैक्टर, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी वाली डिफर करती है चीज़ें, प्रोजेक्ट एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फैक्टर। फिर उसके बाद है प्रोजेक्ट मैथड, फिर उसके बाद है चेंज ओवर फैक्टर, फिर उसके बाद है एनवायरमेंट फैक्टर, सप्लायर फैक्टर, हेल्थ एंड सेफ्टी फैक्टर। तो दोस्तों ये थे आपके फैक्टर्स एंड होप सो ये जो यूनिट है वो आपको ज़रूर से समझ में आई होगी। बहुत बड़ी यूनिट थी ये, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी इसके अंदर बताने के लिए और होपफुली मैंने आपको बता भी दी होंगी, आपको समझ में भी आया होगा। दोस्तों मेरे इसी के साथ आपके लिए कुछ सजेशंस हैं। सबसे पहले आप 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होने आप ज़रूर 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 कर लेना, 20 नंबर आपके वहीं से आने वाले हैं। और जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उन्हें भी ज़रूर कर लेना, कई बार वही वाले क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली उठा करके डाल दिए जाते हैं। जो लेवल है एग्जाम्स का वो सेम नहीं आएगा, या तो डिफ़िकल्ट ही आएगा, यही सोच के रखिएगा। इजी आ जाए तो वेल एंड गुड, मीडियम आ जाए वेल एंड गुड, हार्ड आ जाए तो नॉट वेल एंड गुड, ठीक है। तो इसलिए जो डिफ़िकल्ट है उसके लिए ही प्रिपेयर करना और बाकी भगवान की मर्जी। इसके अंदर आप सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करना और जितना ज़्यादा आप कंटेंट जो है, जितना ज़्यादा इलेबोरेशन दे सकते हो, उतना ज़्यादा इलेबोरेट करना पॉइंट्स को, उतना ज़्यादा ही जो है वो अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट फ्रॉम यूनिक वेबसाइट्स। एंड दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल यूनिक वेबसाइट्स को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना मत भूलना। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक वेबसाइट्स। जय श्री राम।